हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग जो टेस्ट पेपर 1 हमने आपको दिया था उस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस पेपर को सॉल्व किया था। पेपर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो मैं उन्हें बता देता हूं कि आखिरकार कहानी क्या चल रही है। देखिए, हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया, उस हिसाब से हमने पढ़ाई करी, उस हिसाब से हमने रिवाइज करा चीजों को, उस हिसाब से हमने टेस्ट लिए। अब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो सारा सब कुछ एक साथ एक बार मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाए। इसीलिए मैंने आपको एक दिन पहले टेस्ट पेपर दे दिया था। ठीक है, तो टेस्ट पेपर 1 जो दिया था उस टेस्ट पेपर 1 को आज आपको सॉल्व करना था और मैं ये दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व किया ईमानदारी से। अब पेपर आपने सॉल्व कर लिया, एक बार मिला लेते हैं हम कि क्या सही आंसर होगा और आपने क्या लगाया है। देखिए, आपके समय से कीमती कुछ नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आपके समय से कीमती कुछ नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि फटाफट से क्या करें, सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको कल दिए थे टेस्ट पेपर 1 में जो दिए थे, तो उस टेस्ट पेपर 1 के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, पेपर ठीक उसी तरह से बनाया था। हां, मुझे पता है कि पेपर थोड़ा आसान था। आसान क्यों था कि पहली जो ट्रायल बॉल रहती है ना, वो आसानी खिलाई जाती है। आज एक और टेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है, टेस्ट पेपर 2। ये आपको कब सॉल्व करना है? कल सॉल्व करना है। मतलब जो आपका एग्जाम टाइम रहेगा 11:30 से 1, उस टाइम में बैठकर उसी स्थिति में 90 मिनट के लिए उठना मत, अपनी जगह से बांधे रखना अपने आप को चेयर पे और 90 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करना। तो कल भी आपको एक पेपर सॉल्व करना है। जो पेपर सॉल्व करना है उस पेपर की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं पहले भी शॉर्ट्स के थ्रू दे चुका हूं। तो उस पेपर को भी क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, और कल उसका सोल्यूशन इसी तरह से आपको 7 बजे मिल जाएगा। अब पेपर वही एग्जाम पैटर्न जो है उसी हिसाब से कि सेक्शन जो जनरल सेक्शन आप पढ़ चुके हैं कि सेक्शन ए होगा, वहां पे आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन डी में मैप बेस्ड दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से जो आपके पास में पूरे क्वेश्चंस हैं, उन पूरे 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 90 मिनट के अंदर करना है। ठीक है, और नंबर उस पर कितने मिलने वाले हैं? 40। ये सारी चीजें जो बताई गई है, इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का आपने ध्यान रखा होगा आज पेपर सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हम हमारी गाड़ी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन ए जो था, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन थे और मैं उम्मीद करता हूं कि 24 के 24 आपसे बने हो, लेकिन आपने अटेम्प्ट 20 ही करे हो। ठीक है, क्या होगा कि अगर आप मान लो पूरे 24 अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो जो शुरुआत के 20 क्वेश्चंस हैं वही आपके काउंट होंगे। क्लियर हुआ? तो उसमें से अगर कुछ गलत है तो आप सोचोगे कि नहीं सर 24 का 21 वाला तो सही किया था ना मैंने, तो वो काउंट कर लो। वो काउंट नहीं होगा। तो जो 20 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली ओएमआर शीट पे वैसे आपको बताना है। जो आप छोड़ रहे हैं तो वहां पे भी मार्क करना है आपको कि हाँ ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 24 में से 20 आपको करना थे। कहां पे? सेक्शन ए में। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल जो था सेक्शन ए में वो यही था, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द driven by following the defeat of Napoleon in 1815। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ेंगे, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि कैसे नेपोलियन पावर में आता है, नेपोलिक कोड वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन नेपोलिक की हार के बाद में द कंजर्वेटिज्म, ठीक है, 1815 एंड द कंजर्वेटिज्म, ट्रीटी ऑफ वियना, ध्यान आया? तो वहां से कंजर्वेटिज्म राइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका टेस्ट पेपर का, उसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, इजी क्वेश्चन। राइट आंसर वाज बी। अगला सवाल क्या देखिए, आइडेंटिफाई द विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट मतलब क्या है कि वो विजन जिसमें आप ये इमेजिन करते हो कि हाँ ऐसा राम राज्य हो, ऐसी सोसाइटी हो, उस तरह की सोसाइटी को, उस विजन को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट, मोनार्की, यूटोपियन, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो जब आप टू आइडियलिस्टिक सेंस में सोचते हो तो हम क्या कहते हैं? ही और शी इज लिविंग इन यूटोपिया, दैट इज एन यूटोपियन सोसाइटी। तो यूटोपियन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन सी था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पे सही आंसर सेलेक्ट किया होगा। अगला सवाल ये रहा। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं, इतना आपको बता चुके हैं, तो उस हिसाब से मैं ये हिसाब किताब लगा सकता हूं कि आपको हर चीज का, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन पता होगा। और मुझे जहां लगेगा कि जो थोड़ा सा ट्रिकी था तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। बाकी बात वही है कि आपके समय से कीमती कुछ नहीं है, इसीलिए शायद मैं जल्दी आपको बता रहा हूं कि फटाफट से कम समय में हम क्या करें, सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लें एक बार। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको बताते जाऊंगा सारी चीजें। अगला सवाल क्या है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ठीक है, लुई फिलिप, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, कैरोल कुरपिंस्की, कार्ल वेल्कर। तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। तो जैसे अगर हम बात करें तो उन्होंने, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, ही वाज अ रोमांटिसिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि
दास वॉल्क का आइडिया दिया था कि कॉमन पीपल जो इनके बीच में क्या है, ट्रू कल्चर को आप डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। तो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर वाज द राइट आंसर। कैरल कोरपंस्की इज एसोसिएटेड विद द पोलैंड, ठीक है। पोलैंड में जैसे फोक टेल्स, फोक लोर्स, फोक डांस, फोक सिंगिंग, इनकी मदद से उसने लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लाने का प्रयास किया था, ध्यान है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल यह है, आइडेंटिफाई द मेजर रेवोल्यूशन व्हिच इमर्ज ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक रीजंस के कारण कौन सा मेजर रेवोल्यूशन इमर्ज हुआ, ठीक है। तो यहां पे इकोनॉमिक रीजंस मतलब क्या है कि पैसों की तंगी या फिर पैसों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रेवोल्यूशन बताइए। तो देखो लिबरल रेवोल्यूशन जो था तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके था। जर्मनी वॉर विद ऑस्ट्रिया ये भी यूनिफिकेशन से रिलेटेड था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे आप देखोगे तो ये भी यूनिफिकेशन, इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ था। बाकी हाँ, रेवोल्यूशन ऑफ सिलेशियन वीवर्स जो है तो इट वाज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक रीजन, कॉन्ट्रैक्टर्स ने पैसे देना, ठीक है, कम कर दिए थे, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, What did the Civil Code of 1804 bring about? Select the best suitable option from the following. ठीक है, तो सिविल कोड ऑफ 1804 जो है, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या लाता है, ठीक है। सेलेक्ट दी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। सिविल कोड जो नेपोलिक कोड के नाम से भी जाना जाता था, तो इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, abolished privileges based on birth, abolished right to property, both A and B। तो इस सवाल का जवाब डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी को तो क्या किया था, अपहेल्ड किया था सिविल कोड ऑफ 1804 ने, ठीक है। तो यहां पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड abolished privileges based on birth, ये दोनों चीजें सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलिक कोड से निकल के आई थी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, सही जा रहे हैं सवाल मन मन में मुस्कुरा लो, ठीक है, गलत जा रहे हैं तो सुधार करो, चिंता नहीं करो, सुधार करो, ठीक है। अगला सवाल, चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक, आज ये वाला जो पेपर था मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर 1, तो वो जल्दीबाजी में टाइप किया गया था, तो इस कारण से आपको कहीं पे कुछ टाइपोस के एरर मिल सकते हैं, ठीक है, इग्नोर देम। अगली चीज देखो क्या है, तो सवाल ये था, चूज द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द नेम्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग गिवन इन द गिवन ऑप्शंस। ब्राजील का रोका, मेक्सिको का मसोल, ठीक है, इंडोनेशिया का लदांग, वियतनाम का रे। तो यहां पे जो आपको इनकरेक्ट पेयर दिख रहा है वो कौन सा है, मेक्सिको का मसोल है। क्यों, क्योंकि मेक्सिको का क्या है, एम से मेक्सिको, एम से मिल्पा, ठीक है। तो बी इनकरेक्ट है, बाकी ब्राजील का रोका, इंडोनेशिया का लदांग, वियतनाम का रे, ये सही है। इन्हें कैसे याद करना, इस चीज पे एक वीडियो बना दूंगा मैं आपको, नेमोनिक्स वाला, ठीक है, तो वो आसान रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक के सारे वीडियोस देखे होंगे। लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, मैप बेस्ड, केस बेस्ड, और भी जो समस्याएं, असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करें, तो सारी समस्याओं का समाधान डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट अडॉप्टेड एजेंडा 21-2, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, उन्होंने एजेंडा 21 को किस लिए अडॉप्ट किया, टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अब यहां पे कंजर्व रिसोर्सेज, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज, सारे ऑप्शंस लगभग सही लग रहे थे, लेकिन हमें सिलेक्ट एक ही करना है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना एक मेजर एजेंडा था उस अर्थ समिट का। एजेंडा 21 का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। रेड सॉइल किस रीजन में मिलती है अधिकतर, तो अपर गंगा प्लेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, पेटिमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो जैसे अगर आप देखेंगे मैप चैप्टर 1 का उठा के, तो आपको देखने को मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल जो है, तो आपको यहाँ पे डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में देखने को मिल जाती है। तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, यहाँ पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी अगर आप मैप देखते हैं चैप्टर 1 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, India has land under a variety of relief features. Which of the following features ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects? ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे टोटल जो हमारा लैंड मास है उसका अलग अलग डिवीजन है, कहीं प्लेटू है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच रिलीफ फीचर, ठीक है, इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो नदियां कहां से बह के आ रही हैं, पहाड़ों से, माउंटेन्स, स्पेसिफिकली हिमालयाज, तो माउंटेन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहां पे डी कर लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, तो टी इन असम, ठीक है, टी इन असम इज अ प्लांटेशन क्रॉप
while rice in Odisha is an example of which type of crop? जो टी होती है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है, कहां पे? असम में। जी हाँ, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट असम हो जाएगा। तो उसी तरह से ओडिशा में जो राइस है, ठीक है, वो किस तरह का क्रॉप है? ठीक, तो सिंपल है ये स्टेटमेंट, जस्ट एक स्टेटमेंट, मतलब कहने के लिए कह दिया है। आपका मेन क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। राइस इन ओडिशा इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रॉप? तो यहां पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्रॉप है, कमर्शियल है, सबसिस्टेंस क्रॉप है, या फिर प्लांटेशन क्रॉप है? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबसिस्टेंस क्रॉप इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो सबसिस्टेंस के पर्पस से राइस को कल्टीवेट किया जाता है। नो डाउट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्रॉप भी एक नियर आंसर दिखता है, बट यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर विच इज ओनली वन। तो वहां पे सबसिस्टेंस क्रॉप जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर जैसे वीट देखोगे तो वीट ओडिशा में क्या हो जाता है? कमर्शियल क्रॉप हो जाता है। एंड वाइसा वर्सा पंजाब के केस में, पंजाब में क्या हो जाएगा? सबसिस्टेंस क्रॉप क्या हो जाएगा? वीट हो जाएगा, और राइस क्या हो जाएगा? एक आपका कमर्शियल क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सबसिस्टेंस क्रॉप। अगला सवाल, which of the following countries emerged as इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1948? 1948 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह कौन सी कंट्री इमर्ज होती है? द राइट आंसर इज श्रीलंका। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि 1948 इंडिया के जस्ट एक साल की आजादी के बाद में श्रीलंका को आजादी मिल गई थी। ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एलटीटी इन श्रीलंका? ठीक है, तो एलटीटीई का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था श्रीलंका में? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द तमिल्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है, ड्यूरिंग 1980s। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न और नदर्न पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन की मेन डिमांड क्या थी? दे डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर तमिल, ठीक है। तो तमिल के लिए सेपरेट होमलैंड डिमांड किया उन लोगों ने, ठीक है, डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर तमिल। मतलब एक तरह से क्या है, कंट्री का विभाजन चाह रहे थे। सिन्हाला रूल को भी एंड करना चाहते थे वो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी चाहते थे। इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्रिश्चियन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, बुद्धिस्ट ऑटोनॉमी को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्पोक तमिल वर आइदर मुस्लिम्स, हिंदू और क्रिश्चियंस, ठीक है। तो यहाँ पे द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब क्या है, देखो मेरा चेहरा नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि आपने जो आंसर्स लगाए हैं, जो आपने पेपर सॉल्व किया है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अभी तक सारे सही जा रहे हैं तो एक बार मुस्कुरा दो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फेडरेशन? ऑस्ट्रेलिया किस तरह के फेडरेशन का एग्जाम्पल है? होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, बोथ ए एंड बी एंड कांट से, ठीक है। तो अब आपको यहां पे समझना होगा, आपने देखा फेडरल कंट्री है कि नहीं है? हाँ, फेडरल कंट्री है। तो फेडरल कंट्री में भी कौन सा है कि वहां पे स्टेट्स के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है, यूएसए की तरह, तो वो कमिंग टुगेदर का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिलेटिवली आज वाला जो पेपर था वो इजी था, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बात वही है कि एक ट्रायल बॉल खिला दो तो बच्चा क्या बोलता है? हाँ मैं बैटिंग कर लूंगा। अब आओ, ठीक है, आज जो पेपर मिलने वाला है इसे सॉल्व करना, एंड आई कैन गारंटी यू, ठीक है, कि आपको मतलब आप पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, एंड आई बिलीव इन यू। आपने मेहनत की, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और पुश देना पड़ेगा। आज का पेपर जरूर सॉल्व करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट पंचायती राज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल बॉडी मस्ट मीट एटलीस्ट 2 to 4 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। अगर आप यहां पे देखें तो स्टेट पंचायती राज एक्ट जो है 1992 में, जैसे आपने देखा डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग किस लोकल बॉडी को कम से कम 2 से 4 बार मिलना चाहिए साल में? क्यों मिलना चाहिए? टू डिस्कस दी प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर दी रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, हिंट दे दिया था। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे ग्राम सभा, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, मंडल समिति, तो बेसिक यूनिट है वो किस चीज का है? वो है ग्राम सभा का। ग्राम सभा क्या है? ऑल अडल्ट मेंबर्स की बॉडी है ग्राम पंचायत के अंडर में जो आती है, जिसकी मीटिंग में तय किया जाता है कि ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर की तरह किसे अपॉइंट किया जाता है? हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? पॉलिटिकल हेड की अगर हम बात करें तो सरपंच जो है ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, वार्ड कमिश्नर वार्ड से जुड़े हुए, मुखिया जो है वो अगेन वहां पे चले जाएंगे आप रूरल लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे। मेयर की अगर बात करें तो मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड कौन होते हैं? मेयर। तो डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, which among the following institutions plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures? ठीक है, तो which among the following institutions plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures? तो आप यहां जैसे देखेंगे तो जुडिशरी जो है, चेक्स एंड बैलेंस ऐसे ही मेंटेन किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो।
एक्सेस कमिट नहीं किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके काम नहीं किया जाए, तो जुडिशरी डज दैट वर्क, ठीक है। तो यहां पे जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाएंगे। जुडिशरी लुक्स आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which of the following institutions has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। ठीक है, तो किस तरह के इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है ताकि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा सके? स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकल इलेक्शन, रीजनल इलेक्शन कमीशन, टाउन एरिया कमेटी। तो यहां पे आप देखेंगे 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में एक प्रोविजन ये भी था कि लोकल लेवल पे इलेक्शंस रेगुलर हो, रेगुलर इलेक्शंस करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। तो ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टर्म विच इज यूज्ड फॉर द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन। एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल की एवरेज इनकम आपको निकालना है तो उस एवरेज इनकम को आप किस और शब्द से जानते हैं? टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंट्री की इनकम होगी, टोटल इनकम में आप टोटल इनकम बता रहे, एवरेज इनकम नहीं बता रहे। ग्रॉस इनकम में आपने क्या करा, मतलब ग्रॉस इनकम इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड फॉर एवरेज इनकम। बचा है पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, मतलब आप जब एवरेज आउट करते हैं तो आपके पास में पर कैपिटा कितनी इनकम होने वाली है ये पता चल जाता है। तो पर कैपिटा इनकम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम without taking appropriate measures to conserve and manage it, which of the following is the outcome as per the given statement। ठीक है, तो क्या आउटकम हो सकता है जब आप लैंड को एक लंबे समय तक क्या करेंगे, बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स के इस्तेमाल करेंगे जिससे उसे कंजर्व किया जा सके, और आप क्या कर रहे हैं उल्टा उसे और डैमेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? गली इरोजन, फैलो लैंड, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन। तो यहां पे दी ऑप्शंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लैंड डिग्रेडेशन, व्हेन यू आर डिग्रेडिंग लैंड यू विल सफर लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, which of the following statement relates to sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कौन सी चीज रिलेट करती है? Here are the options। ऑप्शन ए, कटिंग ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तो आप डैम के लिए पेड़ों को काट देंगे, यू आर एक तरह से क्या कह सकते हैं कि यू आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। राइजिंग इन लिटरेसी लेवल, लिटरेसी लेवल कहीं ना कहीं क्या करेगा, कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करेगा टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट वी शुड फोकस ऑन ऑल द ऑप्शंस। जब तक सारे ऑप्शंस पढ़ो नहीं, कभी भी आंसर पे मत कूदना। ठीक है, दिस इज अ गोल्डन एडवाइस। कभी कभी क्या होता है, भावनाओं में बहते हुए जल्दी से जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर टिक लगा देते हैं और वही नुकसान करवाता है। ठीक है, तो जल्दीबाजी मत मचाना, आराम से चारों ऑप्शन पढ़ना। मोर रिलायंस और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करेगा, लेकिन द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन। तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डी should be the right answer for this question। ठीक है, तो D is the right answer for this question। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, which of the 21st नंबर का जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, which of the following is a demerit of using average income as a measure of development। ठीक है, which of the following is a demerit of using average income। average income यूज करने का demerit क्या है? average income fails to indicate the economic stability of a country। ठीक है, calculating of average income is a tedious process। ठीक है, average income does not indicate disparity in income level। average income is always lower than the actual income of the people। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एवरेज इनकम हमेशा लो हो ये भी जरूरी नहीं है, हाई भी हो सकती है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहां अगर जैसे देखेंगे तो यही प्रॉब्लम होती है एवरेज इनकम की। मुझे जहां लगेगा जिस क्वेश्चन में मैं वहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो यहां पे जैसे आप देखें क्या हो रहा है, एवरेज इनकम डज नॉट इंडिकेट डिस्पैरिटी इनकम। आपको पता ही है कि एवरेज आउट जब करते हैं आपकी कंट्री में, अगर मान लो कोई क्या कर रहा है, कोई 90 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई 5 कमा रहा है, कोई 2 कमा रहा है, ठीक है, और कोई 3 कमा रहा है। अब जब आप 4 लोगों का एवरेज निकालेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 4, यहां आपको एवरेज मिल जाएगा 25। तो एवरेज इनकम कितनी बताई जा रही है? 25। लेकिन व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? ठीक है, डिस्पैरिटी जो है इनकम लेवल में वो एवरेज में छुप जाती है। डिस्पैरिटी ऐसी है कि एक इंसान तो 90 कमा रहा है लेकिन उसकी एवरेज में 25 ही दिखाई जाएगी, बाकी जो 4 हैं, जो 5, 2, 3 कमा रहे हैं, उनका भी एवरेज में 25 ही दिखेगा। तो जो इनकम लेवल में डिस्पैरिटी है ना, वो छुप जाता है किससे? एवरेज इनकम से। क्लियर हुआ? एंड दिस इज द डिमेरिट ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस वन। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन जो है, अब आपको यहां पे क्या करना था, 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि
आगे जो पीछे मतलब हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे शुरुआत के 20-21 क्वेश्चन वही आपको पूरे बन गए हो, ठीक है। लेकिन आप जिस भी क्वेश्चन में 100% श्योर हो तो 24 में से 20 वही अटेम्प्ट करना, ठीक है। दिस विल वर्क फॉर यू। अगली चीज क्या देखिए, बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। द रीजन इज, ठीक है, तो ये जो बेसिक सर्विसेज हैं ये किस में आती है, पब्लिक सेक्टर में आती है। एंड व्हाई डू दे फॉल अंडर पब्लिक सेक्टर, तो द रीजन इज इट इज बेटर, it need better management, it requires timely updation, it requires equal and quality distribution, these are profit caring, मतलब यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर था तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, these are profit earning sectors इस टाइप से। तो क्या ये प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर है, नहीं प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट गवर्नमेंट को लॉस खा के भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखिए, एम्स को देखिए, तो वहां पे क्या हो रहा है कि लॉस इनकर करके भी गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिक सर्विसेज क्यों गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। इट रिक्वायर्स इक्वल एंड क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यही कारण है कि गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर को वहां पे इंटरवीन करना पड़ता है ताकि सभी को बेसिक सर्विसेज मिल सके, क्वालिटी और इक्वल लेवल पे सर्विसेज मिल सके। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यह है कि द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज, ठीक है। तीनों सेक्टर की अगर हम बात करें, वहां पे जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको जोड़ दिया जाए अगर, तो तीनों सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को जोड़ने से, जी हां, द सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कंबाइनली called as GDP. C, option C, GDP is the right answer for this question. Option C, GDP is the right answer. ठीक है, अब जैसे देखेंगे तो सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के क्वेश्चंस अभी तक सीधे पैटर्न में चलते हैं। एक सवाल होता है, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब 4 मल्टीपल चॉइस होती हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होती है, ठीक है। सेक्शन बी में आपको थोड़ा से और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगेंगे। तो सेक्शन ए का अगर लास्ट क्वेश्चन हम देखें, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट मेंशन्ड इन द मनरेगा 2005। मनरेगा 2005 मतलब क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है। टू गिव एटलीस्ट 100 days of guaranteed work in rural areas, it is required to provide employment within 10 kilometer of an applicant's home and to pay maximum wages, ठीक है। maximum wages क्या होता है, maximum is a subjective thing। किसी के लिए मैक्सिमम वेज ये भी हो सकता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए दो, ठीक है, किसी के लिए मैक्सिमम 4 रुपए भी हो सकते हैं, तो दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, नहीं, इसे काट दो, ठीक है। आपको नॉट मेंशन वाला ही ढूंढना है, तो वैसे यही होगा आंसर। बाकी और भी देखिए, इफ द गवर्नमेंट फेल्स in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. Yes, this is a point in the मनरेगा 2005 to implement right to work. Yes, मनरेगा स्कीम ही इसलिए लाई गई थी कि राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। राइट टू लिव जो है, जीने के अधिकार में आपको काम करने का भी अधिकार हो, काम करोगे, पैसा कमाओगे तभी तो जी पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी, मतलब डी, सी, ए, ये सारे क्या होते हैं, दे आर मेंशन्ड, हमें नॉट मेंशन्ड पता करना था। ऑप्शन बी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये पूरे क्वेश्चन कर लिया हमने 24, आपको 20 करना थे। 20 वो करना जिसमें 110% श्योर हो। अब आता है सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 18 आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। तो यहां से जो 22 क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं आपको, मतलब क्या है, 25 नंबर से लगा के 25 से 46 तक, ठीक है। तो 25 से 46 तक ये जो 22 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कौन से 18 करोगे, जिसमें आप अर्जुन हो, ठीक है, जो आपको 110% पता है। चलिए फटाफट से देखते हैं आंसर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन ये था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेपर के अकॉर्डिंग। तो पेपर में आपको यह पिक्चर दी गई थी। क्वेश्चन ये था, फॉलोइंग इमेज डिपिक्ट्स द फियर ऑफ रिप्रेशन व्हिच ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड गए और अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाई उन्होंने। Which of the following event is marked as per the given image? Identify। तो यहां पे ये जो इमेज है, इसमें गुजीपी मजीनी दिखाए गए हैं। गुजीपी मजीनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो वो तो कंजर्वेटिव्स ने करी थी, क्लियर हुआ। फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833, गुजीपी मजीनी यूनिफाइंग इटली, नहीं। विलियम वन यूनिफाइंग जर्मनी, नहीं। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी पे टिक लगा दिया जाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया ना इस फोटोग्राफ का मतलब क्या है। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स विजुअली इंपेयर्ड हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रूशियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स, ठीक है। तो जो आप देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क के प्रयास के बाद में किसे राजा बनाया जाता है, विलियम वन को, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, केसर विलियम वन, फेडरिक विल्हम फोर जो है वो पहले राजा हुआ करता था जिसके टाइम पीरियड में लिबरल्स का रेवोल्यूशन हुआ था जो कि फेल हो गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात रखी गई थी जो कि फेल हो चुका था। तो विलियम वन और विल्हम फोर दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो यहां पे द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा,
Which of the following statements about the French Revolution are correct? फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो आइडेंटिफाई करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि सेक्शन बी जो है तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में सीधे क्या था, सिक्सर वाले क्वेश्चन थे कि एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो आगे बढ़ो। यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। आपको क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन आर करेक्ट, करेक्ट पता करना है। आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज proclaimed that it would be who, it would be the people, it would be the people, ठीक है, it would be the people, it would be the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. Fine. France will have a constitutional monarchy and the new republic will be headed by a member of royal family. A centralized administrative system will be put in place to formulate uniform laws for all citizens. Imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France. तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट पता करना है। फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे सेकंड में कुछ कमी है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? क्योंकि फ्रांस विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस रिपब्लिक बनता है, नेशनल असेंबली आती है, सारी चीजें होती है, और वहीं पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश किया जाता है, ना कि इंपोज किया जाता है। तो करेक्ट सिर्फ 1 और 3 है। 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ऑप्शन सी क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैंने आपको समझा दिया। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये रहा, which of the following terms best describes the situation when an abstract idea like greed or envy is expressed through a person और अ थिंग? ठीक है, जब आप एक आइडिया को, वो आइडिया कुछ भी हो सकता है, ग्रीड, एनवी, हीरोइज्म, कुछ भी आइडिया हो सकता है, उस आइडिया को जब आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू? एक पर्सन या फिर एक थिंग के थ्रू, तो आप क्या कहते हैं? यू आर कंस्ट्रक्टिंग एलेगरी एट दैट टाइम। जैसे क्या होता है, मैरियन को आप देख लो, जर्मेनिया को देख लो, भारत माता को देख लो, तो यू आर क्रिएटिंग दी एलेगरी। वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यू आर क्रिएटिंग एलेगरी एंड एसोसिएटिंग आइडियाज विद देम। ठीक है, तो एलेगरी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, why was Otto von Bismarck considered as the chief architect of German unification? Otto von Bismarck को ये उपाधि क्यों दी गई कि he is the chief architect of German unification? क्लियर हुआ? तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। He formed an alliance with Italy and France for unification process। नहीं, फ्रांस को तो लड़ा के हराया था, ठीक है, तभी तो जर्मनी को यूनिफाई कर पाया। He carried out a nation building process with the army and bureaucracy। Yes, this statement can be right statement, लेकिन पहले नीचे के भी स्टेटमेंट पढ़ो। He carried along with liberalist and romantic scholars for cultural movement। No, he was not interested in cultural movement, rather he used the policy of blood and iron। ठीक है, डंके की चोट पे उन्होंने क्या करके लड़ाई करके जर्मनी को यूनिफाई करवाया था। He granted autonomy to Prussia with the conservatives। नहीं, ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो B should be the right answer for this question। ऑप्शन B is the right answer। अगला सवाल, which of the following soils are more common in Piedmont plains such as द्वार, चाओस एंड तराइस? ठीक है, तो द्वार, चाओ, तराई की अगर हम बात करें तो हिमालयन जो रेंज है, हिमालयन रेंज के अगर आप जैसे फुटहिल्स की बात करोगे तो वहां पे आपको द्वार, ठीक है, द्वार, चाओ, तराई, इस तरह का रीजन जो देखने को मिलता है, वहां पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब क्या है, आप देखेंगे तो हिमालय से जस्ट लगा हुआ क्या है, नदर्न प्लेन, एंड नदर्न प्लेन इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। तो बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स? पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिन रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल होती है, एंड वी द ह्यूमंस आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देम फुल्ली। ठीक है, पूरी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कौन से रिसोर्सेज है? प्लांटेशन, पॉन्ड्स, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो जितना मिल रहा है हम उसको पूरा खत्म करने पे तुले हुए, ये पोटेंशियल नहीं है, ये तो एक तरह का क्या है, ये आप जैसे देखोगे तो एग्जॉस्ट होने वाला रिसोर्स है। ठीक है, पॉन्ड्स और प्लांटेशन नहीं होगा, राइट आंसर होगा विंड एनर्जी। ठीक है, देयर इज a huge amount of wind energy, ठीक है, जिसे हम क्या कर पा रहे हैं, अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, which is untapped, it have potential। ठीक है, उसी कारण से हम क्या कहते हैं, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद में। तो इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। सही बात है, ठीक है, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। श्रीलंका इज अ फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। क्या श्रीलंका एक फेडरेशन था? नहीं था।
इंडिया इज नो लॉन्गर ए फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ स्टेट्स हैव बीन डिवॉल्व टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी। नहीं, ठीक है, आप फेडरेशन को कमजोर नहीं कर सकते हो। जब आप डिवॉल्व करते हो पावर से फेडरेशन कमजोर नहीं होती, उल्टा मजबूत होती है। 2 टियर से 3 टियर बनाना मतलब आपकी फेडरेशन क्या है, मजबूत हो गई, साइकिल से ऑटो बन गए हो आप, ठीक है। तो उस केस में क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहां पे आपको पता क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड बी इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं, मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक सेंट्रल यूनिट होगा जो क्या करके रखा है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें तो अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स, आपको सारे स्टेटमेंट्स को देखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनका कोड बताना है, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के रिलेटेड में। तो अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, फाइन। A central government tends to be more powerful vis-a-vis states, ठीक है। The central government and the state always seem to have equal powers। क्या इनके पास इक्वल पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पास नहीं। कमिंग टुगेदर में इक्वल होती है, होल्डिंग टुगेदर में नहीं होती है। द एग्जांपल, द क्लासिकल एग्जांपल इज इंडिया, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर, कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में अनइक्वल पावर भी नहीं होती। कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स जो होते हैं, मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में अनइक्वल पावर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर में आपको ये देखने को मिलता है ना कि कुछ स्टेट्स के पास में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होल्ड करके रखते हैं, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो 1, 3, 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। 1, 3, 4 आर गिवन इन ऑप्शन सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड दीज स्टेटमेंट्स, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के 32 क्वेश्चन में से 32 सही गए हो अभी तक, मतलब सभी क्वेश्चन बने हो। लगाना आपको जितने सेक्शन में पूछे गए हैं, पहले 20 और यहाँ 18 लगाना है। 18 वो लगाना जिसपे आप 101% क्या हो, श्योर हो कि हाँ ये मुझे आता है। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन क्या दिया है, इन इंडिया पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रीजन क्या किया गया है, दिस गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर चांस, अ फेयर शेयर इन पावर। अब देखो, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इंडिया में पावर जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर की गई है। वी आर अ फेडरेशन, ठीक है, तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। एंड व्हाई फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो रीजन क्या दे रहे हैं, दिस गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। नो डाउट पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जब आप पावर देते हो तो उन्हें क्या मिलता है, एक फेयर शेयर मिलता है पावर में। रीजन अपने आप में सही है, लेकिन इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसके अकॉर्डिंग कोड्स में अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया ये असर्शन रीजन क्या है? असर्शन रीजन की निंजा टेक्निक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगला सवाल ये रहा, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दी है, आपको यहां पे क्या करना है, अपनी वही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना है और सही आंसर पता लगाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बना होगा ये क्वेश्चन, इजी है। किस चीज पर 100% श्योर हो आप? ग्राम सभा मुझे पता है, ग्राम सभा क्या होता है पता है? ग्राम सभा एक तरह से परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है ग्राम पंचायत का। तो 1 का 3 होना चाहिए, 1 का 3 ऑप्शन सी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। 2 का 4 बता रहे हैं, मतलब ग्राम पंचायत जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कि एंटायर विलेज की। हाँ ये बात भी सही है, तो अब तक तो सही चल रहा है हमारा ऑप्शन, क्योंकि 1 का 3 और कहीं है भी नहीं, ठीक है। जिला परिषद 3 का 2, मतलब मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, एक जिला के अंदर जितने भी मंडल है, पंचायत है, समिति है, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक जिसे कहा जाता है, उन्हें सबको मिलाओगे जिला परिषद बनेगा। फाइन, तो जिला परिषद का ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड के साथ जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अब आता है मंडल्स, तो मंडल्स की अगर हम बात करें तो मंडल्स में क्या है, मंडल्स में दिया गया 4 का 1, ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म दिस यूनिट, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे देखेंगे तो मंडल का ये वाला यानी कि 4 का 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वी कैन गो विद दिस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल जिसे देखा जाए तो ये रहा, हाउ डज द जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन द फेडरल नेशन। एक फेडरल नेशन में जुडिशरी, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जब पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्या कि जुडिशरी एक्ट्स एज एन एम्पायर। तो कैसे वो एक एम्पायर का काम करती है? हियर आर द ऑप्शंस। जुडिशरी रूल्स ओवर सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली, कोर्ट्स कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है आपको, ठीक है, यहां पर क्या सही होगा कि क्यों जुडिशरी एक एम्पायर की तरह देखा जाता है जुडिशरी को? तो कोर्ट्स एक्ट मतलब यहां पे जैसे देखेंगे तो कोर्ट्स के पास में पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके एम्पायर के पास में पावर होती है ना, वो क्या कहते हैं, रिव्यू लेके बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के ऊपर रूल करती है, गलत है, ठीक है, सेंटर एंड जुडिशरी काम करते
साथ में ये भी गलत है। कोर्ट्स कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये काम किसका है? ये काम लेजिस्लेचर का होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द रीजन एरिया ऑफ इंडिया विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दी गई जानकारी के हिसाब से आपको इंडिया का रीजन पता करना है कि किस रीजन के बारे में बात की जा रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, दीज एरियाज आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब यहां पे इन्हें गवर्न कौन करता है? इस रीजन को, इस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये इतने छोटे हैं कि इन्हें हम एक राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। कौन से स्टेट या फिर किस रीजन की बात की जा रही है? टाउन्स की, डिस्ट्रिक्ट की, यूनियन टेरिटरीज की, सिटी की? तो द राइट आंसर इज नो डाउट यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आर दोज रीजन्स, ठीक है, जहां पे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वो, या फिर उन्हें हम एक स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस helps the local government to deepen democracy in India। ठीक है, अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जैसे जो सेक्शन है तो 22 में से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 4 छोड़ना है, तो 4 में से 4 आपने कौन से छोड़े ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन एक ये जरूर छोड़ दिया होगा। ईमानदारी से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प द लोकल गवर्नमेंट टू डीपन डेमोक्रेसी इन इंडिया? Constitutional status for local government, it inculcates the habit of democratic participation, parliamentary bills for the local self government। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इफ यू गो बाय द एनसीईआरटी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का डीपनिंग डेमोक्रेसी में इस कारण से देखने को मिला जब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला उसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पहले क्या स्थिति थी? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से पहले कोई रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, फंड्स नहीं होता थे, सारी समस्याएं होती थी। लेकिन 1992 के बाद में डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब आप देखेंगे तो लोकल गवर्नमेंट का डीपनिंग डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिला, पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नो डाउट ये भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, पार्लियामेंट्री बिल्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो अगर तीनों का कहीं दिया रहता तो हम उसके साथ जा सकते थे 1 2 3। अब बोलोगे सर 1 और 2 तो दिया है, लेकिन ठीक है जब स्पेसिफिकली पूछा गया हेल्प्स helps the local government, तो constitutional status is the more appropriate answer। ठीक है, you may have a dispute with me कि सर डी हो सकता है, ठीक है, एंड आई विल गो विथ ए। तो ए और डी, ठीक है, यहां पे अगर ए और डी में कंफ्यूजन है तो ए शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर आप बी को ले रहे हो तो फिर सी को भी ले सकते थे, लेकिन ए बी सी तीनों का ऑप्शन नहीं है, मतलब 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे ए शुड बी द राइट आंसर, ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी पढ़ के आए जहां पे क्या है, सेंट्रल जो होता है पावरफुल होता है। देखिए, तो आइदर मतलब देयर इज आइदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, laws made by center are equally enforced in the rest of the state without territorial distinction, the power of state government are guaranteed by the constitution। क्या लगता है आपको, तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहेगी क्या? नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में कोई पावर नहीं रहेगी। लॉज आर मेड बाय सेंटर एंड इक्वली एनफोर्स्ड इन रेस्ट ऑफ द स्टेट, यहां सही बात है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स, ये बात भी सही है, और यहां पे जिस देखोगे तो देयर इज आइदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट। सब यूनिट्स अगर होंगे भी तो सबऑर्डिनेट होंगे, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डोमिनेट करेगी। तो 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही पता करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो 1 2 3 मिल रहा है कहां पे? ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो वी विल गो विथ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बताता है? सिंपल से बताता है कि कितना सोशल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, सही बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट यही बताता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। असर्शन इज राइट। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आप नेशनल इनकम जो है 2 देशों के नेशनल इनकम को अगर कंपेयर कर लोगे तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि किस कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है। क्या लगता है, इज द रीजन करेक्ट? नहीं, रीजन करेक्ट नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। आया ना समझ में? आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पता कब चलेगा? जब आप उसको इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारे पैरामीटर्स पे देखोगे। तो रीजन इसीलिए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, कॉलम ए कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी को अगर जैसे हम देखते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है, अगेन मैच द कॉलम मिलाना है। तो जैसे यहां पे क्या है, गुड्स यूज्ड अब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के समय में जो गुड्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन प्रोसेस के समय जो गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या रहेंगे? रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट का सेकंड होना चाहिए।
गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, फाइनल गुड्स होते हैं जो हम विच आर रेडी टू यूज, मतलब क्या है, फाइनल गुड्स है, बस इस्तेमाल करो, ठीक है, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे हम। तो यहां पे क्या है 2 का 4 फाइनल गुड्स, ठीक है, तो 2 का 4 और 1 का 2, तो कहीं मिल रहा है क्या 1 का 2 2 का 4, दो ऑप्शन में मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, छोड़िए, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो इससे आपको क्या मिल सकता है, इससे हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जरूर मिल जाती है, ठीक है। तो फोर्थ का हम क्या देखेंगे, फोर्थ का 3 जीडीपी जरूर मिल जाएगी आपको, तो फोर्थ का यहाँ पे आपको 3 देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ए शुड बी द राइट आंसर, ऑल एक्टिविटीज का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल गो बाय ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, देखिए यहां पे टेबल दिया है आपको एक, ठीक है, रीड द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये डेटा को अच्छे से पढ़ो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो पर 1000%। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, चलो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आपको बताना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, तीनों की डेफिनेशन जो आपको बताना है, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। एमसीक्यू तो कहीं से भी कैसा भी बनाया जा सकता है ना, तो आप इन तीनों का मुझे आंसर बताएंगे। बाकी कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर जैसे देखें तो क्या दिया हुआ था पेपर में, ये क्वेश्चन दिया था, टेबल दिया था, व्हाई बिहार हैज अ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होना मतलब कोई खुशी की बात नहीं है, मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं वो 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है। सवाल ये है कि बिहार में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स व्हेन कंपेयर्ड विद केरला एंड हरियाणा, ठीक है। सेलेक्ट द रीजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब देखो क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लो गाइडेंस, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब क्या, ये दोनों वाला। तो हेल्थ फैसिलिटीज की कमी होना और एजुकेशनल फैसिलिटीज की कमी होना, क्यों, क्योंकि एजुकेशनल फैसिलिटीज की कमी इसलिए भी हो रही है, देखो लिटरेसी रेट भी देखोगे आप बिहार का, तो लिटरेसी रेट भी क्या है, रिलेटिवली केरला और हरियाणा से कम है, ठीक है। इसी कारण से क्या है कि शिक्षा की कमी और हेल्थ फैसिलिटीज की कमी होने के कारण क्या है, आपको वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which among the following is a developmental goal for a landless rural laborer। एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, मतलब जिसके पास जमीन नहीं है, जो दूसरों के खेत में काम करता है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, टू गेट बेसिक फैसिलिटीज, नन ऑफ द अबव। अब देखो वो जरूर चाहेगा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, वो जरूर चाहेगा कि उसे बेसिक फैसिलिटीज मिले, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला मतलब प्रायोरिटी जो रहेगी ना, जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए लाइफ में, कि वो अपने एकेडमिक्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करे, ठीक है, अपने एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दे। जब तक आप एक विद्यार्थी हो आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा ना। तो आपके डेवलपमेंटल गोल ये भी हो सकते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना है, लेकिन आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपके डेवलपमेंटल गोल में वह भी रहना चाहिए कि आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करो, साथ ही साथ आप अपने गोल्स, अपने दूसरे जो एस्पिरेशन है उनके भी ऊपर काम करो, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि एक लैंडलेस रूरल लेबर है, तो नो डाउट वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, बेसिक फैसिलिटीज लेना चाहेगा, इसे छोड़ा तो नहीं है इस क्वेश्चन को, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला सवाल ये देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहलाए जाते हैं इनमें से, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स, goods and services that finally reach to the consumer, goods and services that intermediately reach to the consumers, goods that are used in production of final goods and services, goods that are used initially to produce a material। तो यहां पे जैसे देखा जाए तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो सारे गुड्स जो फाइनल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। व्हाइल यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स वी रीच अप टू द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। देखो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल रीच द कंज्यूमर, तो फाइनल हो जाएगा, इसके लिए इसको हटा दिया। सर्विस इंटरमीडिएटली रीच टू द कंज्यूमर, तो वो इंटरमीडिएट ही रहेंगे, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बाकी अगर ऑप्शन सी को देखोगे तो इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग, ठीक है, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो लगता है। अगला सवाल, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, which among the following workers are not very productive in tertiary sector। टर्शरी सेक्टर इज अ सर्विस सेक्टर, वहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लेकिन आपने थ्योरी पार्ट पे एक चीज ये भी पढ़ी होगी कि सर्विस सेक्टर भी इक्वली ग्रो नहीं कर रहा है, वहां पे भी डिस्पैरिटीज है। तो सवाल ये है, which among the following workers are not very productive in tertiary sector। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कौन नहीं है टर्शरी सेक्टर में, तो एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, रिपेयर पर्सन एंड डेली वेज अर्नर्स, पीपल इन डिफेंस सर्विसेज,
ठीक है, पीपल वर्किंग इन हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, क्या लगता है आपको? तो रिपेयर पर्सन एंड डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं, तो दे आर नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव इन टर्शियरी सेक्टर। कहने को सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हर सेक्शन ग्रो नहीं कर रहा है। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल असर्शन रीजन है। देखिए, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स फॉर ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? विकास का सही मतलब ये है ना कि आपका ओवरऑल ग्रोथ हो। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ हो। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स ऑफ होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। असर्शन सही है अपने आप में। रीजन क्या दिया गया है कि होलिस्टिक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ कब होगी? जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ओवरऑल ग्रोथ जब होगी जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? नहीं, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। तो इस हिसाब से आप जैसे देखेंगे तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, a man is employed on a food processing farm where he has to do a lot of manual work। ठीक है, एक इंसान है फूड प्रोसेसिंग फार्म में काम कर रहा है जहां पे उसे बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता है। His wife and daughter also help him in his work on the farm every day। Which type of employment is this an example? तो ये किस तरह के एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन बना है, छोड़ा तो नहीं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसान काम कर रहा है, उसके साथ उसकी वाइफ भी काम कर रही है, उसकी बेटी भी काम कर रही है, लेकिन उस इंसान की वाइफ और बेटी को अगर वहां से हटा भी दोगे ना तो भी काम उतना ही होना है। ये किस तरह का काम है जहां पे इंसान अपना पूरा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो द राइट आंसर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है वेयर अ पर्सन इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट होता है। जी हाँ, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, सेक्शन बी में आपको 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, मतलब 38 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब आगे 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है और इसी तरह से आपके 40 नंबर पके पकाए एकदम। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे यहां पे। तो एक पैराग्राफ रहेगा, एक पैराग्राफ के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर फिर 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो इन 12 क्वेश्चनों में से आपको कितने अटेम्प्ट करना है? 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 10 वही अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 केसेस, देयर आर a total of 12 questions in this section। attempt any 10 questions from this section। अब देखिए ये पैराग्राफ जो है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या थंब रूल बताया, क्या निंजा टेक्निक बताई है कि हम इसे जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे इन द सेंस कि 47, 48, 49, 50, 51, 52 6 के 6 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे ताकि हमें आसानी हो कि कुछ याद आ रहा है, कुछ थ्योरी से जुड़ा हुआ रहा तो हम वही सेलेक्ट कर लें। ठीक है, नो डाउट ये पैसेज जो होगा आपका, जो एक्सट्रैक्ट होगा, ये आपकी मदद जरूर करेगा। तो यहां पे देखो कहां से क्वेश्चन आया है, कहां से पैसेज आया है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट्स ड्रू अप अ ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 विथ the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। ठीक है, the Bourbon dynasty which has been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it has annexed under Napoleon। ठीक है, a series of states was set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। Thus Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to the Piedmont in the south। This is the story। ये आपको कहानी, ये आपने थ्योरी पढ़ी, आपको पता है कि क्या क्या हुआ था कब, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में किस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना के क्या प्रोविजंस थे, कुछ उसी के बारे में बताया। अब क्वेश्चंस को अगर टैकल करें ना तो बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप क्वेश्चंस कर सकते थे। देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन किए, कौन कौन से आना चाहिए, क्या डायरेक्ट पैराग्राफ से थे या पैराग्राफ के बाहर से भी थे। तो देखिए, व्हाट वाज फ्रांस लार्जेस्ट फियर ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है, तो फ्रांस जो है तो कांग्रेस ऑफ वियना में नो डाउट, जिसे अगर आप देखेंगे तो नेपोलियन फ्रांस को रिप्रेजेंट करता था, नेपोलियन की हार के बाद में कांग्रेस ऑफ वियना हुआ। ठीक है, तो वहां पे सबसे बड़ा डर क्या था फ्रांस का। ठीक है, सेलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। अब लॉजिक लगाया जाए, एनालाइज करोगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज व्हिच इट एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो एक्सपेंशन हुआ था फ्रांस का, वहां पे उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के चलते। तो यही उसका डर होगा। लूजिंग फ्रेंच कॉलोनीज, वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स, द राइज ऑफ प्रूशियन पावर, ब्रिटेन्स चैलेंज। तो जैसे आप देखोगे लार्जेस्ट फियर यही था कि लूजिंग फ्रेंच कॉलोनीज, उसने जितना अपना एक्सपैंड किया था, जो अलग अलग जाके अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी थी, वो खो देगा फ्रांस, यही फ्रांस का डर था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
समझ में आया? नॉट नेसेसरली जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसके डायरेक्ट आंसर आपको मिले, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, Which one of the following was not implemented under the Treaty of Vienna of 1815? Treaty of Vienna of 1815 जैसे अगर आप समझेंगे तो उसके अंडर में क्या इसमें से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्या इसके मतलब ट्रीटी ऑफ वियना का क्या प्रोविजन नहीं था? सीधा सवाल। तो रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, सेटिंग अप सीरीज ऑफ स्टेट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, डाइल्यूटिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी, सेटिंग अप सीरीज ऑफ स्टेट्स ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये भी हुआ। बॉर्बन डायनेस्टीज को भी रिस्टोर किया गया था। फ्रांस के आजू बाजू भी क्या है, बहुत सारी टेरिटरीज बना दी गई थी, जैसे बेल्जियम नॉर्थ ईस्ट में ऐड कर दिया, ये सारी चीजें, ताकि क्या हो, एक्सपेंशन ना हो। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज, जी हाँ, तो बॉर्बन डायनेस्टी वगैरह को रिस्टोर करना ना, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज भी ऑब्जेक्टिव था। डायल्यूटिंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, तो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है उसको डायल्यूट नहीं किया। आप जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे भी तो यहां जरूर नहीं लिखा है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में, ट्रीटी ऑफ वियना के कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बनाई गई थी, ठीक है, उसे क्या किया गया, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड, इसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ की गई है। तो डी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या है, असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन को देखिए क्या है, तो बनाना पिछले वाले का डी रहेगा, क्यों रहेगा, तो वो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बनाई थी उसे किसी भी तरह से छेड़ा नहीं गया। यहां देखिए क्या है, असर्शन पढ़िए, by the settlement of Vienna, Belgium was annexed to Holland to set up a powerful state in the northeast border of France। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यही छोड़ा होगा, इसी में कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। रीजन क्या है, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। रीजन इज मतलब रीजन अपने आप में स्टेटमेंट सही है, क्या अपने आप में सही है, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक जो थे तो ही होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, मतलब जो कांग्रेस को वहां जो मीटिंग हुई थी उसे लीड ड्यूक मेटरनिक ने किया, और बहुत बोले ये, ठीक है। तो रीजन ये रहा। असर्शन जो है ना, ये स्टेटमेंट सही है गलत है पहले ये देखो बस, निंजा टेक्निक के हिसाब से। तो बाय द सेटलमेंट ऑफ वियना, बेल्जियम वाज एनेक्स्ड टू हॉलैंड टू सेट अप अ पावरफुल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर ऑफ फ्रांस। हॉलैंड मतलब होता है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इज आल्सो नोन एज हॉलैंड, ठीक है, प्रोविंस है। तो उस कारण से क्या यहां पे कहा जा रहा है कि बेल्जियम जो है हॉलैंड के साथ जोड़ दी गई थी, ठीक है, ताकि फ्रांस के नॉर्थ ईस्ट में उसका एक्सपेंशन ना हो सके। तो ये थोड़ा विजुअलाइज करने वाली चीज, अगर आप मैप देखोगे तो ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर जैसे अगर आप देखेंगे तो नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और उसी में बेल्जियम को जोड़ा गया था। यहां जब 1830 का रेवोल्यूशन आएगा तो जुलाई रेवोल्यूशन उसके बाद ही क्या जैसे देखते हैं आप, तो बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो नीदरलैंड से बाहर आ जाता है। ध्यान आया, कुछ थ्योरी पढ़ी आपने, तो इस कारण से क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट सही है। बस ये हॉलैंड लिख दिया है, नीदरलैंड सुन के बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं कि केस बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है, एनालाइज करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस असर्शन को, तो बी शुड बी द राइट आंसर। यहां पे बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाई वाज द ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉन अप इन 1815। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में क्यों ड्रॉ की गई थी? Which one of the following is the important cause, ठीक है, प्रोमिनेंट कॉज। तो यहां पे ट्रीटी ऑफ वियना लाने के पीछे का कारण ही क्या था? To abolish tariff barriers, to divide the German Confederation of 39 states, to restore monarchies, none of the above. And the options are self-explanatory कि टैरिफ बैरियर से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, 39 कॉन्फेडरेशन को तो उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि इट वाज गिविंग एडवांटेज टू द मोनार्कीज, ठीक है। मॉडर्न चेंजेस जो थे मोनार्कीज के लिए भी अच्छे थे, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नेपोलियन के टाइम पीरियड में जो मोनार्कीज को एक तरह से क्या किया गया था, उखाड़ के फेंक दिया गया था, उन्हें वापस से रिस्टोर किया जाए। बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। आया समझ में? तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, which of the following is not the result of Treaty of Vienna of 1815? Treaty of Vienna of 1815 का रिजल्ट क्या नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। क्या फ्रांस ने वो टेरिटरीज खो दी? जी हां। तो जहां तक एक्सपेंशन किया था वापस उसको सीमित कर दिया, ये स्टेटमेंट तो था। दिस वाज द रिजल्ट। पोलैंड वाज गिवन टू रशिया। अब जो मेजर पावर्स थी, एक और होमवर्क क्वेश्चन देते हैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए, एक और होमवर्क क्वेश्चन है, क्या मुझे बताएंगे कौन सी मेजर पावर्स थी, ठीक है, तो जो टेबल पर आती है ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन सी मेजर पावर्स थी? 4 मेजर पावर्स थी आई गेस, ठीक है, तो वो 4 या 3 मेजर पावर्स थी, वो कौन कौन सी पावर्स थी? क्लियर? हाँ, तो वो मेजर पावर्स आपको क्या करना है, बताना है कमेंट सेक्शन में। तो उन मेजर पावर्स ने बंटवारा किया, जैसे रशिया ने कुछ ले लिया, ठीक है, प्रूशिया ने कुछ ले लिया, ब्रिटेन ने कुछ ले लिया, तो इस तरह से वो 4 मेजर पावर्स कौन कौन सी थी, आपको उनके क्या करना है, नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। तो पोलैंड वाज गिवन टू रशिया, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। प्रूशिया वाज हैंडेड ओवर टू इंग्लैंड। क्या प्रूशिया इंग्लैंड को दे दिया था? नहीं, प्रूशिया और इंग्लैंड तो साथ में बैठे थे टेबल पे, ठीक है। तो उस तरह से जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो सी शुड बी दी
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, दिस वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, सी वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, असर्शन रीजन में अगला सवाल जो आता है निकल के वो ये है, असर्शन ए आपके सामने दिया गया है कि रिजीम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, ठीक है, जो 1815 के बाद में कंजर्वेटिव पावर आई थी तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, मतलब आप उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, आप उनसे नाखुश नहीं हो सकते हो, ठीक है, उनके विपरीत नहीं जा सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये क्या था, असर्शन दिया है। अब ऐसा क्यों था, तो उसके पीछे रीजन क्या दिया गया, बिकॉज दीज कंजर्वेटिव रिजीम्स वर ऑटोक्रेटिक, बहुत ऑटोक्रेटिक थी कंजर्वेटिव रिजीम्स। कैसे ऑटोक्रेटिक थी, मतलब ये अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ होने नहीं देना चाहती थी और इसी कारण से वो अपने आप अपना क्रिटिसिज्म भी सहन नहीं करती थी। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बना ये भी, ठीक है, बनना चाहिए था, इजी था। अब देखिए क्या है, तो सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी कैसा चल रहा है हमारा, इसी फ्लो में चल रहा है सेक्शन सी, कि सेक्शन सी में आपने एक पैराग्राफ में से 6 क्वेश्चन थे, अगर 4 भी बन रहे हैं तो 4 ही करो। क्यों? क्योंकि इन जनरल सेक्शन सी में आपके जो दोनों पैसेज है तो दोनों पैसेज के 12 क्वेश्चन में से आपको 10 करना है। अगर उधर 4 बन रहे तो 4 ही करो, इधर के 6 पूरे कर लेना, ठीक है। अब यहां पे देखो कहां से आया सवाल, यहां पे सवाल कहां से आया, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। वीट वाला है, मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर से आया, ठीक है। वीट, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। This rabi crop requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 70 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are 2 important wheat growing zones in the country, Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region in the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. ठीक है, तो आपको ये पैसेज समझ में आ गया कि इट इज ऑल अबाउट वीट, वीट से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा ना, वही वाली निंजा टेक्निक हमारी वही है कि आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार सवाल जरूर पढ़ लेना। पहले सवाल पढ़ लोगे, सवाल पढ़ के पैसेज पढ़ोगे तो आधे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और आधे सवालों के जवाब आपको कहां मिल जाएंगे, बिना पैसेज पढ़े सीधे क्वेश्चन पढ़ते से। जैसे कि एक सवाल ये रहा, क्या wheat is the second most important cereal crop in India after which of the following crop? तो जैसे अब मोस्ट प्रोमिनेंट सीरियल क्रॉप की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है हमारे देश में, ये पूछा गया है। आपको पता है वो क्या है, राइस, पैडी, ठीक है। तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पैडी मिल जाएगा, ठीक है। तो पैडी इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी राइस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट? व्हीट के लिए किस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस की जरूरत होती है? चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। क्या आपको यहाँ पे व्हीट की जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताया गया है? जी हाँ, देखो राइपनिंग, ठीक है, ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, वाटर के बारे में बताया गया। तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे खुश हो सकते हैं आपके, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे पैसेज में से। क्लियर? अगला सवाल, मतलब इस सवाल का जवाब देखें तो 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, सही बात है। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। कूल ग्रोइंग सीजन, क्योंकि राबी क्रॉप है, कब विंटर्स में सो किया जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल। तो उस हिसाब से क्या, जब तक गर्मियां आ जाती ना तो ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो ऑल ऑफ दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which among the following is also a rabi crop like wheat? ठीक है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज ऑल्सो राबी क्रॉप लाइक वीट। तो वीट की तरह एक और राबी क्रॉप कौन सी है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वह वीडियो देखा है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, विच इज एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड विद लव जस्ट फॉर यू। कौन सा वाला है? जिसमें हमने टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार की थी कि कैसे मेजर क्रॉप्स जो है, उनकी स्टेट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्रॉपिंग सीजन जो है, उन्हें याद रखा जा सके। ठीक है, तो हमने वहां पे एक निमोनिक्स बनाया था, क्या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कम है तो मस्टर्ड का जूस पियो, ठीक है, लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो। तो मस्टर्ड एक शब्द आता है, देखो पैडी खारिफ है, मेज खारिफ है, बाजरा खारिफ है, मस्टर्ड क्या है? वीट की तरह एक राबी क्रॉप है। ठीक है, ध्यान है, निमोनिक्स ध्यान आया? डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। तो यहां पे मस्टर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, which type of soil is required for wheat production? Identify from the following options। ठीक है, तो किस तरह की सॉइल जो रहती है, which type of soil is required for wheat production? Identify from the following options। कैसी सॉइल चाहिए रहती है? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, बोथ बी एंड सी। तो आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए रहती है। स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि लिखा हो, क्या लिखा है यहां पे पैसेज में?
तो पैसेज में जैसे नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एरिया है गंगा सतलज प्लेन, तो यहाँ पे क्या है, तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे लोमी और क्लेई सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो क्लेई और लोमी सॉइल जो है इट इज रिक्वायर्ड, क्लेई और लोमी एलुवियल सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक ये है, सैंडी सॉइल में नहीं होगा, वो एरिड सॉइल है, ठीक है, वहां पे उतने कह सकते हैं कि वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होगी एरिड सॉइल में, और वीट उतनी बेहतर तरीके से ग्रो नहीं होगा। तो क्लेई और लोमी सॉइल दोनों आ जाता है, तो लोमी सॉइल जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, क्लेई जैसे आप देखोगे एलुवियल हो गया, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। वीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये तो करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स food to people residing in the north and northwestern part of the country, ठीक है। bright sunshine at the time of ripening is most is important for this crop, जी हाँ। the major wheat producing states are तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये गलत है अपने आप में, जब 4 गलत है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 4 वाला गलत देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन वो ओनली 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओनली 4, और कहीं तो दिया नहीं, हमें 4 का 100% पता है कि इनकरेक्ट है। तो आप जैसे यहां देखोगे तो क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल रिसाइडिंग इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है वीट को, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको इनकरेक्ट पता करना है, ओनली 4 इज द इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगला सवाल असर्शन रीजन है, हाई एवरेज इनकम। अब देखिए पेपर बनाते समय ये क्वेश्चन जो है एक पैराशूट एंट्री लेके आया है, ठीक है, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी हियर, लेकिन वो पेपर में चले गया, ठीक है, बाय मिस्टेक, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि वो पैसेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर उसे समझोगे तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में भी अगर ऐसा आया तो सॉल्व करोगे ना। देखिए क्या है, हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बात सही है कि हाई एवरेज इनकम से इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन सही है क्या, because average income does not cover indicators like level of literacy rate, health facilities in the country, जी हाँ। तो एवरेज इनकम जो है, ठीक है, एवरेज इनकम से आपको एवरेज इनकम पता चल जाएगी, पैसा कितना है एवरेज लेवल पे, उसमें भी डिस्पैरिटीज हाइड हो जाएगी, लेकिन आपको उससे कभी ये नहीं पता चलेगा कि लिटरेसी रेट क्या लोगों का, हेल्थ फैसिलिटीज है या नहीं है कंट्री में। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टन टनन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सेक्शन सी भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 50 क्वेश्चन जो आपको करके आना है अटेम्प्ट, उसमें से आपने 48 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब सेक्शन डी जो आता है ना, तो यहां 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और मैप बेस्ड क्वेश्चन दोनों ही आपको करना है, 100% करना है, ठीक है। तो दोनों मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है, उसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये मैप है, ठीक है, जो पेपर आपको दिया था शायद उसमें ए और बी बहुत ज्यादा लाइट है तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया गया है, तो मैप में ए और बी पॉइंट दिखा आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अगर हम बात करें, मतलब ये पॉइंट ए है हमारा यहाँ पे, और ये पॉइंट बी है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। वाटर रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, इस वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट ए मार्क किया गया है, वाटर रिसोर्सेज से सिर्फ मैप वर्क आने वाला है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज अ डैम, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, हीराकुंड, भाखरा नंगल, सरदार सरोवर, राणा प्रताप सागर। क्या लगता है यहाँ पे, तो यहाँ जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है ये है सरदार सरोवर, गुजरात में जो डैम है वो सरदार सरोवर है, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 60, तो यहां देखिए, यहाँ बी जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्क, सवाल क्या पूछा गया है, सवाल यह पूछा गया है, on the same map B is also marked as major tea cultivating state, major tea cultivating state है ये, identify it from the following option, इस ऑप्शन से आइडेंटिफाई करो, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बंगाल, क्या है ये, तो कौन सा स्टेट है आपको बस इतना पता होना चाहिए, कौन सी क्रॉप लिखी क्या, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी कर्नाटका में टी प्रोड्यूस हो जाती है, ऐसा नहीं कि मना बोल देती है, बाकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में ध्यान रखना आसाम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप यहां देखें तो उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बंगाल, तो दिस स्टेट इज कर्नाटका, तो ऑप्शन बी कर्नाटका शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, कर्नाटका शुड बी दी राइट आंसर, यहां पे ऑप्शन बी होने वाला है आपका। क्लियर हुआ। अब उसके अलावा जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों के लिए क्या आएगा बाबू, देखो, तो द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर द विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ द क्वेश्चन 59 60, तो 59 और 60 वाला जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स की आईसाइट ठीक है, बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं, उन्हें ये अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, दीज आर एक्सक्लूसिवली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इंपेयर्ड, जो देख नहीं पाते, इसीलिए उन्हें क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन के अल्टरनेटिव मिले हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जैसे ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज
लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा डैम है? तो उत्तराखंड में तेहरी डैम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। जो ऑप्शंस है तो उनमें से तेहरी इज द राइट आंसर। और वैसे अगर आप देखोगे तो एक और जो क्वेश्चन नंबर 60 उसके सब्स्टिट्यूट में जो क्वेश्चन मिलेगा विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स को, ये है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप। प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप क्या है? देखिए, तो राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, सभी क्रॉप इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आंसर का ऑप्शन तो एक ही सिलेक्ट करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा? राइस हो जाएगा। तो राइस मतलब क्या है? यहां पे एक प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द कंट्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे लगा देते हैं टाइम अप। टाइम अप मतलब क्या? कि पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये जो 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो आपको 50 अटेम्प्ट करना था, आपने 50 बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट किए और 40 नंबर अपने घर लेकर जा रहे हो, ठीक है। मुझे खुशी है उस चीज की कि आपने किया होगा, ठीक है, और विश्वास भी है आप पे। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपका पेपर कैसा गया। पेपर इजी था रिलेटिवली, ठीक है, मैं मानता हूं, चीज को एक्सेप्ट करता हूं। आज जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहां भी मिल जाएगा, मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो पेपर डाउनलोड करना, कल सॉल्व करना 11:30 से 1 लगा के, ठीक है, 11:30 से 1 लगा के सॉल्व करना कल उस पेपर को सॉल्व करने से आपको फायदा मिलेगा। बिलीव मी, वो पेपर बहुत अच्छा बना हुआ है। और ठीक है, तो उसमें कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली दिए, उन्हें भी इंक्लूड किया गया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बनाया है विच इज अगेन क्राफ्टेड विद लव जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो उस पेपर को सॉल्व करेंगे कल, और कल हम इसी तरह से 7 बजे मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद 90 मिनट से पहले हमने पेपर सॉल्व कर लिया है। तो अब ये एक जवाब उन बच्चों को भी है, किनको, जो पूछते हैं ना कि सर टाइम कैसे मैनेज करूं। देखो, यहां पेपर मैंने डिस्कस करके सॉल्व कर लिया आपके साथ 90 मिनट से भी कम में। 90 मिनट नहीं हुए ना अभी? हाँ, तो उस हिसाब से, जैसे अगर हम देखें, उस हिसाब से पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास पर्याप्त टाइम है बहुत अच्छी तरह से करना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पेपर सॉल्व करना, समय की कमी नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करो, जितने पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अभी भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, ठीक है। आप मेल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। मैं खड़ा हूं आप लोगों के लिए, चिंता मत करना, पेपर जैसा भी आएगा बहुत ही रापचिक जाने वाला है एकदम, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब मेहनत करते हो ना तो आपको परिणाम दिखता है, नहीं तो आपके परिणाम बता ही देते कि मेहनत में कमी रह गई है। तो बेफिक्र होकर बस आप अपना काम करते चलो। आज आपने एक पेपर सॉल्व करा, कल 2 पेपर सॉल्व करो, एक मैं दे रहा हूं, एक और कहीं से आप सैंपल पेपर से ले सकते हो। पेपर मैक्सिमम सॉल्व करो, रिवाइज करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, और टेंशन फ्री रहो। बढ़िया, पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया, स्कोर जरूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।